हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। तो इस सेशन में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका 40वां रिवीजन सेशन है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर आपके मॉड्यूल ए में 5 चैप्टर है, यहाँ पे बी में भी 5 चैप्टर है, सी में टोटल 4 चैप्टर है, डी में अगेन 5 चैप्टर है और ई सबसे बड़ा मॉड्यूल है और इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 बुक्स के नेम है, बहुत ज्यादा बुक्स के नेम आपके में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 बुक्स के नेम है। लीडिंग चेंज जॉन कोटर ने लिखी है, द हार्ट ऑफ चेंज जॉन कोटर ने लिखी है। एक और बुक है यहाँ पर, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज वो लिखी है डगलस मैकग्रॉगर ने। ठीक है, इसके अलावा जो एक और है क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक है, प्लानिंग फॉर द इनएविटेबल, ये स्टीवन फिंक ने लिखी है। तो यहाँ पे टोटल इतनी बुक्स आपके में है। इसके बाद आती है थ्योरीज के नेम। वैसे तो मोटिवेशन थ्योरीज भी है बट वो यहाँ पे ज्यादा मैंने लिखी नहीं है। 7 स्टेप मॉडल है जो जॉन कॉटर ने दिया है, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। अनफ्रीजिंग मूविंग रीफ्रीजिंग है जो कर्ट लुईन ने दिया है। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये रॉबर्ट एंड कैप्लिन ने दिया है। एमबीओ जो है ये अभी एबीएम पेपर में आया था, पीटर एफ ड्रिकर ने दिया है। फोर्स फील्ड एनालिसिस कर्ट लुईन ने दिया है। जोहारी विंडो जो है वो जोसेफ लुंगटम और हैरिंगटन इंगम ने दी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी डैकियो रियान ने दिया है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डगलस मैकग्रॉगर ने दिया है। थॉमसन किलमैन टीकेआई। ठीक है, फिर आता है हॉट स्टॉप थ्योरी, ये भी डगलस मैकग्रॉगर ने दिया है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का एक मॉडल है जो शुकेन वॉलर ने दिया है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की जो 3 मॉडल हैं, फिंक का, मित्रोफ का और बर्नेट का, वो भी मैं आपको भी रिवाइज कराऊंगी। साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स की जो मेन 3 थ्योरी है वो भी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉड्यूल ए से। पहला वर्ड है यहाँ पर आपका मून लाइटिंग। देखिए, मून लाइटिंग का मतलब होता है जब भी कोई भी एम्प्लॉय जब भी कोई भी एम्प्लॉय कहीं और जॉब करता है अपने वर्किंग आवर्स के अलावा, आपके एक प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट के अलावा अगर आप कहीं और भी जॉब करते हो उसको बोलते हैं मून लाइटिंग। सोशल ऑफेन या रिंगलमैन इफेक्ट, इसका मतलब होता है कि नॉर्मली जब भी हम किसी ग्रुप में काम करते हैं तो हम लेस एफर्ट लगाते हैं, लेस एफर्ट, इसको सोशल लॉफिंग बोलते हैं। क्योंकि दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता जब आप एक ग्रुप में होते हो कौन कितना, अगर आप थोड़ा कम भी एफर्ट लगाते हो तो पता नहीं चलता, राइट। इसको हम कई बार रिंगलमैन या सोशल लॉफिंग बोलते हैं। ग्रुप नॉर्म का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, जो ग्रुप के रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, स्पोकन या अनस्पोकन रूल, दैट इज द ग्रुप नॉर्म्स। ठीक है, ऑलवेज हमेशा रिटर्न नहीं होते बट अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं। ग्रुप डायनामिक का मतलब होता है द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरेक्ट एंड बिहेव इन अ ग्रुप एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ग्रुप डायनामिक। ठीक है, कि एक एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉइज होते हैं ग्रुप में वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। फिर आता है ग्रुप कोहेसिवनेस। इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड इट्स गोल, राइट। वो एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ कितना अटैच होते हैं। ह्यूमन कैपिटल, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, एबीएम में आया था। ठीक है, बट आपके एचआर इलेक्टिव में भी है। एग्रेरियन इरा में जो मेन प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है। इंडस्ट्रियल इरा में क्या होता है, नॉलेज इरा में क्या होता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था। तो नॉलेज इरा में जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, और इंडस्ट्रियल इरा में इंडस्ट्रीज, मशीनरी वगैरह। तो ये क्वेश्चन आया था कि नॉलेज इरा का प्राइमरी सोर्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एबीएम में आया था। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का क्या मतलब होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हायरार्की, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये इस बारे में होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा विद इन दी एंटिटी। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां पे रूल रेगुलेशन जो है वो डिफाइंड होता है, जबकि इनफॉर्मल में कभी भी रूल रेगुलेशन वगैरह डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन दी सोशल रिलेशनशिप। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है जहां पर हम रिपोर्ट करते हैं मल्टीपल लीडर को। इट इज लाइक अ खिचड़ी जहां पर बहुत मल्टीपल स्ट्रक्चर आते हैं, लाइन भी है, स्टाफ भी है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। और एक यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का कंप्लीटली वायलेशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या करते हैं, हम एक ही बॉस को रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर वो कंप्लीटली वायलेट होता है। वायलेट मतलब क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल रीडर को रिपोर्ट करते हो, आप एक को कर ही नहीं सकते। ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस होती हैं, FSNPA, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ठीक है, फॉर्मिंग का मतलब होता है जब हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, स्टॉर्मिंग मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, नॉर्मिंग मतलब जब हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, देन फाइनली ग्रुप एडजर्न हो जाता है। ग्रुप टाइप में ये 4 टाइप है, कमांड, टास्क, फंक्शनल, रेफरेंस एंड इंटरेस्ट। कमांड ग्रुप होता है जैसे कॉलेज में एक एचओडी है और उनके अंडर में काफी सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर। ठीक है, कमांड मतलब एक सुपीरियर होता है, बाकी सबऑर्डिनेट होते हैं। टास्क जो होता है, टास्क ग्रुप, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बनाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप होता है बेस्ड ऑन दी फंक्शन। रेफरेंस ग्रुप होता है जिसका हम पार्ट बनना चाहते हैं, जिसकी हमें आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, राइट, जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन। इंटरेस्ट ग्रुप होता है कॉमन हॉबी, कॉमन कुछ भी कॉमन हो सकता है, क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से कोई भी कॉमन हॉबी। ग्रुप इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपस में जो टीम मेंबर हैं ग्रुप में, उनकी आपस में क्या ट्यूनिंग है, कितनी बनती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये भी बहुत डिटेलिंग में भी आएगा। इसमें नॉर्मली जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर को
ठीक है, अपने फॉलोअर को एक विजन दिखाता है और एक पॉजिटिव चेंज दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 4 आईज है, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, आइडियलाइज, इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी बहुत डिटेलिंग में। 4 आई का मतलब लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है? ये वो प्रैक्टिस है जहां पर हम अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीरोक्स कंपनी है जिसने फर्स्ट टाइम बेंचमार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है बीपीआर। बीपीआर का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू रेडिकली इंप्रूव देयर बिजनेस प्रोसेस, रिड्यूस द कॉस्ट। बीपीआर का मतलब होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेथोडोलॉजी है, जो भी प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूएशन में इंप्रूव करते रहना, दैट इज बीपीआर। फिर आता है काइजन। ठीक है, इसमें 5 एस आते हैं, जापान का जापानीज टर्म है और इसमें आपके 5 एस आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या क्या है 5 एस? सीरी, सीटोन, सीसो, सिकित्सु एंड शिटशुक। ठीक है, सबसे पहले चीजों की सॉर्टिंग करना, उनको एक क्रम में लगाना, शाइन करना, ब्राइट करना, एक स्टैंडर्ड करना प्रोसेस को, और डिसिप्लिन मेंटेन करना। राइट, तो ये आपको याद होने चाहिए पांचों 5 एस। 6 सिग्मा जो है, 6 सिग्मा लास्ट टू लास्ट ईयर एक केस स्टडी आई थी। यहाँ से केस स्टडी थी आपकी डब्बे वाला, मुंबई डब्बे वाला के ऊपर एक केस स्टडी आई थी। ठीक है, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। तो यहाँ पर मोटरोला ने, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि फर्स्ट इसको किसने यूज किया था? मोटरोला ने इसको फर्स्ट यूज किया था। ये बेसिकली सेट ऑफ मेथोडोलॉजी है या टूल्स है टू इंप्रूव द बिजनेस प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट एंड एरर, मिनिमाइजिंग द वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? 6 सिग्मा में 0 डिफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीमैक का मतलब होता है डिफाइन द अपॉर्चुनिटी, मेजर द परफॉर्मेंस, एनालाइज, इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीमैक। कई बार आ जाता है एग्जाम में। कर्ट लोइन ने अपना मॉडल दिया है अनफ्रीज, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आप पुरानी चीजों को हटाते हो, अनफ्रीज करते हो, ठीक है, एंड क्रिएट करते हो द नीड फॉर चेंज, ये सारी चीजें। फिर आप एक्चुअली में चेंज करते हो, मूव करते हो। ठीक है, सो दैट इज कम्युनिकेट, एम्पावर, एक्शन, ये सब। उसके बाद आता है रीफ्रीज। रीफ्रीज मतलब जो भी नई चीजें होती हैं उनको आप रीइंफोर्स करते हो। ठीक है, रीफ्रीज करते हो वापस सिस्टम में। सो दैट इज 3 स्टेप प्रोसेस। फिर आता है जॉन कोटर का 8 स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि वाई वी रिक्वायर्ड चेंज। उसके बाद हम एक पावरफुल टीम बनाते हैं। फिर हम एक विजन क्रिएट करते हैं, राइट। उस विजन को हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम मेंबर के साथ। फिर हम एक्शन लेते हैं एंड वी क्रिएट दी क्विक विन। छोटी छोटी हम जो जीत होती है, माइलस्टोन जो हम अचीव करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। देन बिल्ड ऑन चेंज एंड फाइनली हम उसको मेक इट दी पार्ट ऑफ द कल्चर, रीइंफोर्स करके रखते हैं। सो दीज आर दी 8 स्टेप मॉडल। लास्ट ईयर केस स्टडी यहाँ से आ चुकी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। एक्सप्लिसिट और टैकेट नॉलेज में क्या फर्क है? एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है वो हमेशा फॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, जैसे सर्कुलर पॉलिसीज। टैकेट नॉलेज जो होती है वो आप ऑब्जर्व करके सीखते हो, देख के लोगों को। ठीक है, डिकार का फुल फॉर्म लगभग हर बार आता है। ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्शन एंड रिजल्ट। आपको पूरे डेटा में से पहले इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन में से नॉलेज, नॉलेज में से एक्शन और एक्शन में से फिर आपको रिजल्ट। हर एक डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता, यू हैव टू टेक आउट दैट। ठीक है, कॉर्ड इफेक्ट का मतलब होता है द वेरिएशन ओवर द टाइम इन वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, among group of the individual defined by some shared experience such as year or decade of birth, year of specific exposure। तो cohort का मतलब होता है कि नॉर्मली जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कोई एक शेयर्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मे बी एक जगह को बिलोंग करते हैं, एक ईयर ऑफ बर्थ जो है वो एक है। ठीक है, दैट इज अ कोहॉर्ट इफेक्ट। फिर आती है लीडरशिप स्टाइल। ये 6 लीडरशिप स्टाइल है, कोअर्सिव, ऑथोरिटेटिव, एफिलिएटिव, डेमोक्रेटिक, पेस सेटिंग एंड कोचिंग। ठीक है, कोअर्सिव में देखिए हम क्या करते हैं, कोअर्सिव लीडरशिप जो होती है इसमें ज्यादातर लीडर जो होता है वो थ्रेटनिंग का यूज करता है, डरा धमका के लोगों से काम कराता है। इसमें इनपुट भी लिए जाते हैं। एफिलिएटिव में एक फ्रेंड की तरह काम करता है, लाइक। ठीक है, डेमोक्रेटिक में पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं इसको हम, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसमें कि क्या होता है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक में या पार्टिसिपेटिव में लीडर अपना इनपुट भी लेता है, ठीक है, अपने जूनियर्स का। पेस सेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर लीडर एक खुद अपना एक पेस सेट कर देता है। पेस मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, राइट। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बाकी के जो उसके सबऑर्डिनेट है वो उसको फॉलो करते हैं। वही एक इतना पेस सेट कर देता है कि बाकी को उसके ऊपर ही काम करना पड़ता है। पेस सेटिंग। कोचिंग होती है जिसमें हम फॉर्मल ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे ब्लैक एंड माउंटेन की लीडरशिप स्टाइल। ब्लैक एंड माउंटेन ने ये दिया। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, हर बार आता है। इसमें उन्होंने 4 एरियाज बताए हैं, 1191। ठीक है, दिस इज 99 और 19। 11 है जहां पर हम प्रोडक्शन को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते और लोगों को भी नहीं देते, मतलब काम को भी नहीं देते और लोगों को भी नहीं देते। इम्पावरिश इसको हम बोलते हैं। कंट्री क्लब में हम लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं बट प्रोडक्शन को नहीं देते। और 91 में हम टास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को नहीं देते हैं। ये मतलब ये लीडरशिप स्टाइल है। ये एक ऐसा लीडर है जिसे कोई मतलब नहीं है कि उसके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको बस ये मतलब है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है डजंट मैटर। 99 क्या होता है, ये वो लीडर होते हैं जो एम्प्लॉय का भी ध्यान रखते हैं और काम का भी ध्यान रखते हैं। तो ये टोटल आपकी 5 लीडरशिप स्टाइल है और ये मिडिल ऑफ द रूट, बीच में कहीं।
ठीक है। देन हर्सी एंड ब्लैंचेट ने यहाँ पर हमें दिया लीडरशिप स्टाइल S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली देखिए S1 में क्या होता है, पहले हम देखते हैं S1, ठीक है, एक सेकंड, सबसे पहले देखते हैं S1 टेलिंग वाली स्टाइल, राइट, टेलिंग, यस, ये यहाँ पर है हाई टास्क और लो रिलेशनशिप, मतलब आप काम को महत्व ज्यादा देते हो, रिलेशनशिप को आप कम देते हो। तो यहाँ पे लीडर जो होता है वो डायरेक्शन देता है, सुपरवाइज करता है क्लोजली, और ये ज्यादातर लो मैच्योरिटी फॉलोअर के ज्यादा काम आती है, मेनली फ्रेशर के लिए होती है ये, ठीक है। सेकेंड स्टाइल जो है यहाँ पर आपकी वो है सेलिंग, ठीक है। सेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या होता है, लीडर अटेम्प्ट टू सेल देयर आइडियाज टू द ग्रुप बाय एक्सप्लेनिंग टास्क डायरेक्शन इन अ परस्यूसिव मैनर। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर लीडर एम्प्लॉय के साथ थोड़ा एक रिलेशनशिप बनाने की भी कोशिश करता है और डायरेक्शन भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही मॉडरेट तरीके से यूज होते हैं। लाइक द प्रीवियस स्टाइल, फॉलोअर हैव द एबिलिटी बट विलिंगनेस टू डू द जॉब। नॉर्मली एबिलिटी तो है जैसे, और बट अनविलिंगनेस है, एक्सपीरियंस तो बहुत हो चुका है, काम उन्हें आता है बट काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पे उनको ध्यान देना पड़ता है। थर्ड है यहाँ पर पार्टिसिपेटिव S3। पार्टिसिपेटिव में क्या हो रहा है, लो टास्क और हाई रिलेशनशिप, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको हमें कमांड नहीं देनी पड़ती, इन्हें काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर कैन यूज दिस स्टाइल विद द मॉडरेट फॉलोअर हु आर एक्सपीरियंस तो बहुत है बट लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस है, मतलब काम ये करना चाहते हैं, विलिंगनेस भी है, काम भी करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी है, बट इन्हें ये नहीं पता कि करना कैसे है। तो थोड़ा सा इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, इन्हें काम सिखाने की जरूरत नहीं है, 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। डेलीगेट में क्या होता है, यहाँ पे लो टास्क लो रिलेशनशिप, ये बहुत हाई मैच्योरिटी फॉलोअर के लिए, इनको काम करने की भी विलिंगनेस है और काम करना आता भी है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, 20-25 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो यहाँ पर लीडर एक तरीके से ना के बराबर होता है, ठीक है। सो दीज आर दी 4 स्टाइल ऑफ दी लीडरशिप। डेलीगेटिव आपको समझ में आ जाएगा, डेलीगेटिव में लो टास्क लो रिलेशनशिप, ठीक है। लीडर क्योंकि होता ही नहीं है, जीरो लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव में लीडर का काम है रिलेशनशिप ज्यादा मेंटेन करना और टास्क थोड़ा लो रखना, क्योंकि इन्हें काम आता है बट काम करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। सेलिंग में क्या होता है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, ये नॉर्मली काम आता है कि लोगों में एबिलिटी है बट काम करने की इच्छा नहीं। और थर्ड लास्ट वाला हाई टास्क लो रिलेशन, ये ज्यादा फ्रेशर के लिए यूज होता है, लास्ट वाला, ठीक है, कि इन लोगों के साथ मैच्योरिटी नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि इन्हें काम अभी आता ही नहीं है, राइट। फिर आता है यहाँ पर यस ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में, ये 4 आई है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर वो होते हैं जो कि इनोवेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कंपनी के विजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपके ये 4 आई आते हैं, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। आइडियलाइज इन्फ्लुएंस में क्या आता है, वॉक द टॉक, ठीक है, मतलब लीडर जो होता है एक रोल मॉडल की तरह होता है, आइडियलाइज जिसकी हम पूजा करते हैं कि हाँ ये जो करेगा वही हम करेंगे। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यहाँ पर लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने फॉलोअर को इंस्पायर करे, राइट, ये 4 आई है। थर्ड है इंडिविजुअल कंसिडरेशन, पीपल ड्रिवन, नॉर्मली उसको समझना चाहिए कि लोगों की नीड क्या है, एम्प्लॉइज की नीड क्या है। और इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, तो यहाँ पे इनोवेटिव कल्चर होना चाहिए, राइट, चैलेंजेस फॉलोअर टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, राइट। इसके बाद आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो होती है यहाँ पर, बेंचमार्किंग इज रिलेटेड टू दी स्टैंडर्ड प्रोसेस, जिसको बाकी के लोग भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिस, राइट। ये ISO है, बहुत डिटेलिंग में आगे नहीं पढ़ना बट आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में भी ISO और चैप्टर नंबर 23 या 24 में भी है। तो 9001 क्वेश्चन आ चुका है। सेट आउट द रिक्वायरमेंट फॉर QMS, शॉर्ट में याद रखना QMS है। 9000 ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और नॉलेज लैंग्वेज के बारे में है। 9004 फोकस करता है यहाँ पे टू मेक अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मोर एफिशिएंट। और 19001 ये फोकस करता है गाइडेंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा जो होता है ये भी एक जापानीज वर्ड है। इसमें नॉर्मली ये कोशिश की जाती है कि जो एक जीरो डिफेक्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोटरोला ने इसको यूज किया था इन इट्स फर्स्ट ब्लैक बेल्ट 6 सिग्मा प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे 6 सिग्मा में DMAC का फुल फॉर्म कई बार आता है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी, मेजर परफॉर्मेंस, एनालाइज अपॉर्चुनिटी, इंप्रूव परफॉर्मेंस, कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफर दी बेस्ट प्रैक्टिस। फिर आता है व्हाट इज अ पर्सन जॉब फिट। पर्सन जॉब फिट का मतलब होता है सही पर्सन को सही जगह पे फिट करना, ठीक है। ये किसी भी जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सही पर्सन को सही जगह पे फिट नहीं करते तब तक वो पर्सन काम नहीं कर सकता, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपका सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है कि हम जब एक सोशल हमारा जो बिहेवियर होता है ना उसमें हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, मतलब कुछ फायदा आप मुझे दो, कुछ फायदा मैं आपको दूं, इस तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। दैट इज अ सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो होती है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट ड्राइव फ्रॉम द परसेड मेंबरशिप इन अ रिलेवेंट सोशल ग्रुप। ये आपको ये बताती है कि इंडिविजुअल का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो वहां से निकल के आता है जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, ठीक है। आप कैसे बनते हैं, क्या आपकी आइडेंटिटी है,
जैसे सपोज एक ग्रुप है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, अब उस टीम में चाहे 5 लोग हो सकता है कोई एक ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, एक कम हो, बट पांचों की पांचों को यही कहा जाएगा कि ये पांचों ही बहुत मेहनती लोग हैं। ठीक है, तो आपकी एक जो पहचान बनती है वो आपके ग्रुप से बनती है ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए फिर आता है यहाँ पे सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग का क्या मतलब है, या फिर रिंगलमैन इफेक्ट का